External Affair Insights। 12 सितंबर साल 2024, स्विट्जरलैंड का जेनेवा शहर। ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी जैसी एक इम्पॉर्टेंट थिंक टैंक द्वारा एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज की जा रही थी और इसी इंटरव्यू में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से कुछ प्रश्न किए गए। इसी थिंक टैंक के इंटरव्यूअर ने जयशंकर से प्रश्न करते हुए पूछा कि आखिर आज के समय भारत ब्रिक्स जैसे संस्थाओं में क्या कर रहा है और आखिर भारत ब्रिक्स जैसे संस्थाओं को बनाने में भूमिका क्यों अदा कर रहा है। उसने अपने प्रश्न में यह पूछा कि आज के समय G20 जैसी महत्वपूर्ण वैश्विक संस्थाएं मौजूद है, इसके बावजूद भी भारत आखिर ब्रिक्स जैसे संस्थाओं को क्यों प्रमोट कर रहा है। और जैसे कि हम सबको पता ही है कि भारत के विदेश मंत्री भला ऐसे प्रश्नों में कहाँ चूकने वाले होते हैं। इस क्वेश्चन के रिप्लाई में उन्होंने जो भी बातें बताई उसे सुनने के बाद से जयशंकर के आंखों से बीम निकलने वाले कई सारे मीम्स बनाए गए और वे जमकर वायरल हुए। और अक्सर जब भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस प्रकार के ब्रूटल रिप्लाईज और ट्रूथ बॉम्ब गिराते हैं तो इस प्रकार के मीम्स देखने को ही मिलते हैं। खैर, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में जो भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब से ये साफ दिखाई देता है कि आखिर ये वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन और वेस्टर्न कंट्रीज किस प्रकार से दूसरे इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स को देखते हैं। आखिर वे ब्रिक्स जैसे संस्थाओं को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते और वे ब्रिक्स जैसे ग्रुपिंग्स को एक एंटी वेस्ट ग्रुपिंग के तौर पर दिखाने का प्रयास भी करते हैं। यहाँ तक कि वे ब्रिक्स को नेटो के साथ भी कंपेयर करके दिखाते हैं। लेकिन क्या वाकई में ब्रिक्स और नेटो जैसी संस्थाओं का कोई कंपैरिजन भी बनता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर इनसाइट, जिस पर हम दुनिया में होने वाले अलग अलग जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स का एक विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यहाँ आने वाले वीडियोस आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए हेल्पफुल हो सकती है। साथ ही साथ यह इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपके नॉलेज को एनहांस करने में भी मददगार हो सकती है। तो चैनल पर आप यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए फोकस करते हैं आज के इस वीडियो पर। नेटो, जो शायद आज के समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, और नेटो को ईयर 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था। यह पश्चिमी देशों का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मुख्यतः फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएसए और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। और इस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मुख्य बात यह है कि यदि किसी दूसरे देश ने किसी भी नेटो मेंबर के ऊपर अटैक करता है तो ऐसे में ये अटैक नेटो के सभी देशों के ऊपर माना जाएगा और नेटो के सभी देश मिलकर के एक साथ अटैक करने वाले देश के ऊपर हमला करेंगे। और इसी वजह से आज के समय यह दुनिया की सबसे मजबूत मिलिट्री और ख़तरनाक मिलिट्री संगठन के तौर पर देखा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इसे सोवियत यूनियन के एग्रेशन को रोकने के लिए बनाया गया था और इसके फॉर्मेशन के बाद से इसने लगातार लंबे समय तक सक्सेसफुली अपने गोल्स को अचीव भी किया है। हालांकि सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद भी यह मिलिट्री संगठन और भी मजबूत होता हुआ दिखाई दिया और इसने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज तक अपना एक्सपेंशन किया और इसने बाद में चल करके कई एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज को भी अपने संगठन में शामिल किया, जिसकी वजह से नेटो रशिया के बॉर्डर तक भी पहुँच गया। बाद में चल करके नेटो में कई बाल्टिक कंट्रीज भी शामिल हुए, जिसकी वजह से नेटो ठीक रशिया के बॉर्डर तक पहुंच गया और फ्यूचर में नेटो को एक्सपांड करने के और भी प्लानिंग्स है। और इसी वजह से आज के समय दुनिया में कई प्रकार के जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी अराइज हो चुके हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच में होने वाला युद्ध भी कहीं ना कहीं नेटो के एक्सपांशन से ही लिंक्ड है। हालांकि नेटो के एक्सपांशन को लेकर के सभी अलग अलग देशों के अलग अलग ओपिनियंस देखने को मिलते हैं। रशिया जैसे देश इसे नेटो का एक्सपेंशन के तौर पर दिखाना चाहते हैं, तो वहीं नेटो कंट्रीज इसे अलग ही तौर पर दिखाने का प्रयास करता है। अगर इस मामले में यूएसए के ओपिनियन को समझा जाए तो यूएसए का साफ तौर पर यह कहना है कि रशिया हमेशा ही नेटो के एक्सपेंशन जैसे इश्यूज़ को मैनिपुलेट करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम करता है। यूएसए के हिसाब से रशिया हमेशा दुनिया को इसी प्रकार के मिसलीडिंग तथ्यों के साथ दुनिया को मिसलीड करते हुए यह बताता है कि नेटो जानबूझकर रशिया के नेबरिंग कंट्रीज तक एक्सपांड करते हुए रशिया के बॉर्डर तक पहुंचना चाहता है और रशिया के लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज क्रिएट करना चाहता है, जबकि रियलिटी इसके बिल्कुल उल्टा है।
यूएसए के हिसाब से ये नेटो नहीं है जो कि रशिया के बॉर्डर तक एक्सपांड कर रहा है, बल्कि यह रशिया का ही एग्रेशन है, जिसके वजह से रशिया की नेबर कंट्रीज़ आज के समय रशियन एग्रेशन से काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन फील कर रहे हैं और अपनी बाउंड्रीज़ को सिक्योर रखने के लिए इन देशों ने नेटो जैसे संगठन को ज्वाइन करने का फैसला किया। लेकिन रशिया हमेशा ही इन सभी बातों को छिपाने का प्रयास करता है और इसे अलग तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। वहीं नेटो के ही एक दूसरे इम्पोर्टेंट कंट्री जर्मनी का भी यही मानना है कि रशिया हमेशा से एक प्रोपेगेंडा फैलाने वाला गेम खेलता है और वे अपनी मीडिया नेटवर्क्स के माध्यम से पूरी दुनिया में गलत खबरें फैलाने का प्रयास करता है और पूरी दुनिया में नेटो का एक गलत इमेज दिखाने का प्रयास करता है। जर्मनी के अनुसार बाल्टिक कंट्रीज़ को जो भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ थी उसी से मजबूर होकर के उन्होंने बाद में चल करके नेटो को ज्वाइन किया था। वहीं नेटो के ही एक दूसरे इम्पोर्टेंट कंट्री फ्रांस का भी यही मानना है कि बीते 2.5 वर्षों से हो रहे यूक्रेन रशिया वॉर भी रशिया के अग्रेशन का ही एक नतीजा है। जिस प्रकार से साल 2014 में रशिया ने गैर कानूनी तौर पर यूक्रेन की क्राइमिया अंचल को हथिया लिया था, उसके बाद से लगातार जिस प्रकार से रशिया ने यूक्रेन को थ्रेटन करता रहा, इसी से मजबूर होकर के यूक्रेन ने नेटो ज्वाइन करने का फैसला किया था। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के इस प्रकार के ओपिनियन से यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि लगभग सभी वेस्टर्न कंट्रीज़, जिसके अनुसार आज के समय दुनिया में चल रहे सभी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के लिए नेटो जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए रशिया का अग्रेशन ही जिम्मेदार है। और अब ये वेस्टर्न कंट्रीज़ ब्रिक्स जैसे ग्रुपिंग्स को भी टारगेट कर रही हैं और इसे एक एंटी वेस्ट ग्रुप प्रमाणित करने पर तुली हुई है। तो यदि देखा जाए तो कुछ इस प्रकार की राय आज के समय वेस्टर्न कंट्रीज़ रशिया के लिए रखती है। लेकिन आखिर रशिया इन सभी वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में क्या सोचता है? दरअसल अगर रशिया के ओपिनियन को देखा जाए तो रशिया का मुख्य तौर पर यही कहना होता है कि सभी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने लगातार सोवियत यूनियन को कमज़ोर करने का प्रयास किया और उन्हीं के षड्यंत्रों की वजह से बाद में चल करके सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ और ये 15 अलग अलग देशों में डिवाइड हो गया था। यानी कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट ओपिनियंस रखती हैं। वहीं हम यदि ब्रिक्स जैसे संगठनों के बारे में बात करें तो ब्रिक्स जिसे वेस्टर्न कंट्रीज़ एक एंटी वेस्टर्न ग्रुपिंग के तौर पर दिखाती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह नेटो से बिल्कुल अलग संस्था है। अगर हम देखें तो नेटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर हम ब्रिक्स को देखें तो ब्रिक्स कहीं से भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर देखा जाए तो ब्रिक्स की प्रायोरिटीज़ और इसके कोर इंटरेस्ट नेटो की तुलना में बिल्कुल ही अलग है। ब्रिक्स जैसे संगठन में कोई भी मिलिट्री एंगल है ही नहीं। यह मुख्य तौर पर ट्रेड, इकोनॉमी, सप्लाई चेन, कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज़ जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर कोऑपरेट करता है। साथ ही साथ इसमें कई बार दुनिया में हो रहे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ को भी कई बार कवर किया जाता है। ब्रिक्स जैसे संगठनों में रशिया, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जैसे इसके इनिशियल मेंबर्स हैं, लेकिन बाद में चल करके इसका एक्सपेंशन किया गया और इसमें ईरान, इंडोनेशिया, यूएई, इथियोपिया और इजिप्ट जैसे देशों को भी शामिल किया गया। और आज के समय ग्लोबल साउथ के कई सारे देश हैं जो ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन कर चुके हैं और भविष्य में निश्चित तौर पर ब्रिक्स जैसे ग्रुपिंग्स और एक्सपांड करते हुए दिखाई देंगे। आज के समय ब्रिक्स जैसे संगठन ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक और फ्यूचर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एक अरेंजमेंट बनाने का फ्यूचर प्लान्स पर भी काम कर रहे हैं। यानी कि आज के समय ब्रिक्स वेस्टर्न डोमिनेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर भी अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है और ग्लोबल साउथ के कई देश अब इसे एक इम्पॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव के तौर पर भी देख रहे हैं। तो इन सभी बातों से हम ये साफ साफ समझ सकते हैं कि नेटो और ब्रिक्स जैसे संस्थाओं के बीच में कोई भी समानता नहीं है। नेटो एक प्योर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहीं ब्रिक्स जैसे संस्थाएं इकोनॉमी, वर्ल्ड ट्रेड और फाइनेंशियल इश्यूज़ पर एक कोऑपरेशन को लेकर के बनाई गई है। यदि ब्रिक्स का कंपैरिजन करना भी होगा तो इसे हम G7 और G20 जैसी संस्थाओं के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर G7 ग्रुप को भी देखें तो इसमें मुख्यतः वेस्ट के ही कंट्रीज़ हैं और ये प्राइमरीली एक वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्रुपिंग है। हालांकि यदि ब्रिक्स के बारे में भी हम देखें कि हो सकता है कि रशिया ब्रिक्स जैसे संगठनों को वेस्ट के एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर प्रस्तुत करता हो और इसे एक एंटी वेस्टर्न ग्रुपिंग के तौर पर दिखाने का प्रयास करता हो, और चाइना जैसे कंट्रीज़ भी कहीं ना कहीं रशिया के इस बात का समर्थन भी करते होंगे। लेकिन ब्रिक्स जैसे संगठन में भारत जैसे देश का होना ही
कहीं ना कहीं इसमें एक बैलेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। हाँ, यदि ब्रिक्स जैसे संस्थाओं में भारत जैसे देश ना होते तो बाद में चल करके शायद यह एक एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, क्योंकि आज के समय ईरान भी इसका मेंबर बन चुका है और भविष्य में यदि इसमें नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और टर्की जैसे कंट्रीज़ को यदि शामिल किया जाता तो शायद ये एक एंटी वेस्ट ग्रुप बन करके उभरता। हालांकि भारत के रहते ऐसे देशों को कहीं से भी इस ग्रुपिंग में स्थान नहीं मिलने वाला। भारत हमेशा ही ब्रिक्स जैसे संस्थाओं को ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ के फाइनेंशियल इश्यूज़ और दूसरे इकोनॉमिक इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए ही प्रमोट करता है और इसे एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने पर फोकस कर रहा है जो बाद में चल कर के ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए मददगार हो सकता है। यानी भले ही आज के समय वेस्टर्न कंट्रीज़ इसे एक एंटी वेस्टर्न ग्रुपिंग बताने का प्रयास करें, परंतु सच्चाई इससे बिल्कुल ही अलग है। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है? आखिर आप ब्रिक्स जैसे संगठनों को किस प्रकार से देखते हैं? क्या आपके अनुसार यह एक एंटी वेस्टर्न ग्रुप है या फिर यह नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक ग्रुप है? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, हम जानना चाहेंगे कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। तो अब समय आ गया है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है कि आखिर ब्रिक्स जैसे संस्थाएं नेटो जैसे संस्थाओं से किस प्रकार से अलग है और इन दोनों के बीच समानता क्यों नहीं है? आशा करते हैं कि आप इसका उत्तर सही से लिख पाएंगे। तो यदि आपके कोई सुझाव या आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि हमारे विश्लेषण आपको पसंद आते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और हो सके तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें ताकि हमारे वीडियोस के रीच को बढ़ाने में थोड़ी मदद मिल सके। तो आज बस इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।